तो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों, यह जो टॉपिक है आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से जो है 10 नंबर के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका जो ऑफिशियल सिलेबस रिलीज किया गया है लेखपाल भर्ती परीक्षा का, उसमें यह बात बताई गई है कि जो 10 प्रश्न हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के, टोटल 10 नंबर के आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो कंप्लीट 10 नंबर की तैयारी के लिए जो है इस क्लास को शुरू किया गया है। यह हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अति संभावित प्रश्नों का भाग 1 है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिए गए जो चारों ऑप्शन है आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन ऊपर के आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं। भूमि, जलवायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है उसको हम पर्यावरण कह सकते हैं। तो ये भी आपका डिफिनीशन हो सकता है पर्यावरण का। दूसरा ऑप्शन क्या है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होता है उसको हम पर्यावरण कह सकते हैं। ये भी आप कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं उनको भी हम पर्यावरण कह सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा पर्यावरण में होता क्या है, तो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण में हमारे जो अजैविक तत्व हैं और जैविक तत्व हैं ये सभी आपस में मिलकर अंतःक्रिया करते हैं। फैक्ट आप याद रखिएगा, पर्यावरण में जो अजैविक हैं, अजैविक तत्व प्लस जैविक तत्व मिलकर जो है आपस में अंतःक्रिया करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। पर्यावरण किससे बनता है, तो आप याद रखिएगा जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है यह जीवीय घटकों से मिलकर बनता है, भू आकृतिक घटकों से मिलकर बनता है एवं अजैव घटकों, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों से मिलकर जो है हमारा पर्यावरण बनता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। आपसे पूछा गया है कि द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, यह आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड रिपोर्ट थी। इसका प्रकाशन का वर्ष पूछा गया है कि कब प्रकाशन में यह रिपोर्ट आई थी। तो आप लोग याद रखिएगा, जो द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट थी इसका प्रकाशन कब किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1972 में। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1972 में। इसके अलावा आप याद रखिएगा 1987 में एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था जो पर्यावरण से रिलेटेड थी, जिसका नाम था ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, ब्रंटलैंड आयोग की जो रिपोर्ट थी इसका जो प्रकाशन था यह 1987 में किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इसको हम ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन का वर्ष भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा 1989 में जो है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो इन्फोर्स हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो प्रवर्तन था यह कब हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ था 1989 में। वहीं पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था और यह कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। तो ये चारों वर्ष आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तथा एक चीज़ और आप लोग याद रख सकते हैं कि जो ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट थी इसको हम आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इस ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट को हम आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो आप याद देखिएगा, इसमें से वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे जो है हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ेगी? तो श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जैविक पदार्थों के क्षय से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, ज्वालामुखी क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसमें जो पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग है करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और बाद में जो है हमारे पर्यावरण में ये जो पौधे हैं ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, न कि जो है उसका इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। तो इस कारण से जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे इन्वायरमेंट में नहीं बढ़ती है, बल्कि ऑक्सीजन जो है हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज की जाती है पौधों के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम वायुमंडल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो इसमें से आपको 4 नोबल गैसें दी गई हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सी हमारे वायु में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो हीलियम गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, ऑर्गन गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, नियॉन गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन रेडॉन जो है हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडॉन। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला एक चीज़ और आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। आप याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो है 78%, लगभग 78% जो नाइट्रोजन है हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस भी होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पर्यावरण अपकर्ष से, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से क्या अभिप्राय है? आपसे पूछा गया है कि किस क्रिया के माध्यम से जो पर्यावरण का डिग्रेडेशन होता है, पर्यावरण का अपकर्ष होता है, वह पूछा गया है। तो उपर्युक्त सभी जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपर्युक्त जो प्रक्रियाएं होती हैं इनसे हमारे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, अपकर्ष होता है। आइए देख लेते हैं। तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से जो निम्नीकरण हो जाता है उस कारण से पर्यावरण का अपकर्ष होता है। मानवीय क्रियाकलापों से जो विपरीत परिवर्तन हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ता है उससे भी पर्यावरण का अपकर्ष होता है। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप जो है पारिस्थितिकी जो असंतुलन पैदा होता है, इससे भी पर्यावरण का डिग्रेडेशन होता है, पर्यावरण का अपकर्ष होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, प्राकृतिक आवासों का जो विनाश होता है, जैविक विविधता यानी कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी उसकी जो हानि होती है, इससे जो है पर्यावरण को होने वाला जो नुकसान होता है उसी को हम पर्यावरण डिग्रेडेशन या पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सतत विकास लक्ष्य काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका जो इन्वायरमेंट का टॉपिक दिया गया है लेखपाल भर्ती परीक्षा में, उससे जो है इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं सतत विकास लक्ष्यों के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सतत विकास लक्ष्य को पहली बार कब प्रस्तावित किया गया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा, सतत विकास लक्ष्यों को पहली बार 2012 में प्रस्तावित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2012, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा, जो रियो समिट हुआ था, Rio+20 समिट, इसको हम बोलते हैं, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन तो आपका पहली बार हुआ था 1992 में। जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, तो पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 2012 आ जाएगा। तो इसी 2012 में हुआ था, रियो समिट हुआ था, तो इसी को हम बोलते हैं Rio+20। तो इसी Rio+20 समिट में जो है 2012 में SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्यों को जो है प्रस्तावित किया गया था।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है प्रस्तावित किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इसमें जो है टोटल आपको 17 इंपॉर्टेंट गोल्स, 17 इंपॉर्टेंट लक्ष्य देखने को मिल जाएंगे, जिनका उद्देश्य है 2030 तक इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो 2030 तक जो है इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना ये उद्देश्य है। तो आइए देख लेते हैं कि ये 17 इंपॉर्टेंट सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पिक्चर में आप देख पा रहे हैं 17 आपके सामने सतत विकास लक्ष्य दिए गए हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहला सतत विकास लक्ष्य क्या है, नो पॉवर्टी। पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं। तो पहला सतत विकास लक्ष्य है नो पॉवर्टी यानी कि गरीबी को खत्म करना। दूसरा क्या है, जीरो हंगर यानी कि शून्य भूख यानी कि भूखमरी को खत्म करना। तीसरा क्या है, सतत विकास लक्ष्य अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण यानी कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की बात करता है। तीसरा सतत विकास लक्ष्य, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली की बात करता है। तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वहीं चौथे में जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई, आप याद रखिएगा। क्वालिटी एजुकेशन की जो बात है ये चौथे सतत विकास लक्ष्य में की गई है। वहीं जेंडर इक्वलिटी की बात जो है 5वें सतत विकास लक्ष्य में की गई है। और जो 6वां सतत विकास लक्ष्य है ये आपका क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात करता है, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की बात करता है 6वां सतत विकास लक्ष्य, इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जो 7वां सतत विकास लक्ष्य है ये आपका सस्ती एवं स्वस्थ ऊर्जा की बात करता है, एफोर्डेबल एवं क्लीन एनर्जी की बात करता है 7वां सतत विकास लक्ष्य। वहीं जो 8वां सतत विकास लक्ष्य है यह सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास यानी कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर 8 हमने सतत विकास लक्ष्यों को देख लिया है, बाकी के अन्य आपके अगले स्लाइड पर हैं। तो 9वां सतत विकास लक्ष्य क्या कहता है, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे की बात करता है आपका 9वां सतत विकास लक्ष्य। वहीं जो 10वां सतत विकास लक्ष्य है इनइक्वलिटी यानी कि असमानता को कम करने की बात करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10वां जो सतत विकास लक्ष्य है ये असमानता को कम करने की बात करता है। इसके बाद 11वां जो सतत विकास लक्ष्य है ये सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज यानी कि टिकाऊ शहर एवं समुदाय की बात करता है। 12वां जो सतत विकास लक्ष्य है ये जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन की बात करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 12वां जो है संवहनी उपभोग और उत्पादन की बात करता है सतत विकास लक्ष्य। वहीं जो 13वां जो सतत विकास लक्ष्य ये जलवायु कार्रवाई यानी कि क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। 14वां पानी के नीचे जीवन की बात करता है यानी कि लाइफ बिलो वाटर की बात कौन सा SDG करता है। तो 14वां जो सतत विकास लक्ष्य ये जलीय जीवों की सुरक्षा यानी कि पानी के नीचे जो जीवन है उसकी बात करता है। इसके अलावा लाइफ ऑन अर्थ की बात करता है 15वां सतत विकास लक्ष्य। इसके अलावा 16वां जो सतत विकास लक्ष्य है ये पीस जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन यानी कि शांति न्याय और मजबूत संस्थान की बात करता है। और आपका जो 17वां सतत विकास लक्ष्य है लक्ष्यों के लिए साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स की बात करता है। तो अब ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ये 17 इंपॉर्टेंट सतत विकास लक्ष्य हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन 17 को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा है, ये पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं संपोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों की बचत को ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषणीय विकास कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब इसका उद्देश्य होता क्या है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का जो क्षरण है न्यूनतम हो सके। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन की बात कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करता है। तो हमने अभी इसके बारे में बात की है कि जो 6वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये
पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन की बात करता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल भी आप लोग देख सकते हैं कि सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसका अस्थायी प्रबंधन जो है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 के अंतर्गत आता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सतत विकास लक्ष्य 6 यानी कि SDG 6 जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल की बात करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो जितने भी SDGs हैं, जो जितने भी सतत विकास लक्ष्य हैं, ये सभी 17 जो इम्पोर्टेंट गोल हैं, इनको कब तक पाने का उद्देश्य है, तो इनको जो है 2030 तक पाने का उद्देश्य रखा गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वित करने वाली नोडल संस्था कौन सी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों को क्रियान्वित करने वाली जो नोडल संस्था वो कौन सी हो जाएगी, तो नीति आयोग। इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो नीति आयोग है यह भारत में सतत विकास लक्ष्यों को क्रियान्वित करने वाली क्या है, तो नोडल संस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि जो फर्स्ट अर्थ समिट था यह किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो आपको याद रखना है जो पहला शिखर सम्मेलन था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये 1992 में आयोजित किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 1992 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला शिखर जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, इसका आयोजन का जो वर्ष था आप याद रखिएगा 1992 में था। और यह आयोजित कहाँ पर किया गया था, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। तो इसका लोकेशन भी आप याद रखिएगा, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन मतलब कहाँ किया गया था। तो पृथ्वी सम्मेलन +5 का मतलब क्या हो गया कि पहला जो पृथ्वी सम्मेलन था 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। और इसके 5 वर्ष बाद यानी कि 1997 में जो पृथ्वी सम्मेलन था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन +5 यानी कि 1997 में जो पृथ्वी सम्मेलन +5 था यह कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो न्यूयॉर्क में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रियो 20 घोषणा पत्र का संबंध किससे है। रियो 20 घोषणा पत्र यानी कि इसका मतलब रियो 20 घोषणा पत्र से क्या हो जाएगा, रियो 20 घोषणा पत्र मतलब आपका जो रियो में सम्मेलन हुआ था 1992 में, जो पृथ्वी सम्मेलन पहला हुआ था ये आपका 1992 में हुआ था। तो ये जो है रियो में आयोजित किया गया था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। तो इसी कारण से जो है इसको रियो कहा जा रहा है। तो इसके 20 वर्ष बाद यानी कि 20 वर्ष बाद आपका क्या हो जाएगा 20 वर्ष बाद आपका वर्ष आ जाएगा 2012। तो दोबारा से जो पृथ्वी सम्मेलन होता है 2012 में, यह कहाँ पर होता है, तो रियो डी जेनेरियो में होता है। तो इसका घोषणा पत्र क्या था, तो रियो 2012 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसका घोषणा पत्र था द फ्यूचर वी वांट। तो आप याद रखिएगा, रियो +20 सम्मेलन का जो आयोजन था आप याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात किया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रियो +20 सम्मेलन का जो आयोजन था पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात जो है इसका आयोजन किया गया था दोबारा से 2012 में रियो डी जेनेरियो में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट घोषणा पत्र जो है रिलीज किया जाता है जिसका शीर्षक होता है द फ्यूचर वी वांट। तो आप याद रखिएगा, द फ्यूचर वी वांट जो घोषणा पत्र था इसका जो संबंध है ये रियो +20 से हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसको हम नीरी के नाम से जानते हैं, इसकी लोकेशन पूछी गई है कि नीरी कहाँ पर अवस्थित है। पर्यावरण से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट संस्थान हैं ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है।
तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसकी लोकेशन आप याद रखिएगा, यह आपको नागपुर में देखने को मिल जाएगा, नागपुर में। और इसकी जो स्थापना थी यह की गई थी 1958 में। आप याद रखिएगा नीरी की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1958 में। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको हम WMO के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में देखने को मिल जाएगा। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है, UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो केन्या के नैरोबी में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो स्थापना थी 1972 यानी कि 1972 में की गई थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रख सकते हैं तथा इसका मुख्यालय आपको नैरोबी केन्या में देखने को मिल जाएगा। भारत में जो है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो भारत में जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम था यह 1986 में पारित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1986, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जो है हम अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं। जो 1986 का पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है इसको हम छाता विधान या अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा भारत के कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्यावरण से रिलेटेड कुछ एक्ट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण जो एक्ट था, अधिनियम था, ये आपका 1972 में पारित किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण रोकथाम, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, रोकथाम एवं यहाँ पर नियंत्रण जो एक्ट था ये आपका 1974 में पारित किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, पूछे जाते हैं सब एग्जाम, इसी कारण मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा आपका वन संरक्षण अधिनियम, यहाँ पर हमने वन्य जीव संरक्षण पढ़ा था, अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं वन संरक्षण एक्ट यानी कि अधिनियम कब आया था। तो वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में आया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका आता है 1986 में। तथा चौथे नंबर पे आपको याद रखना है वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1981 में आया था। कई बार एक जो है आपको क्रोनोलॉजी में देखने को मिल सकता है कि क्रोनोलॉजी में आपको सजाने को दे देगा कि कौन सा एक्ट पहले आया था, कौन सा एक्ट बाद में आया था। तो ये आपको मैं क्रम में बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इन पाँचों को आप याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका कब आया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में आया था। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में आया था। फिर 1981 में वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम आया था 1981 में। फिर 1986 में आपका आया था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, तो 1986 में। तो ये आपके पांचों जो मैंने अधिनियम बताए, पांचों मैंने आपको क्रम में बता दिए हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना है। आपको एग्जाम में क्रोनोलॉजी के फॉर्म में सजाने को भी देख सकता है। तो इस प्रकार से आज की हमारी जो पहली क्लास थी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यह क्लास आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।